मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री जी लाखों लोगों के बीच में ये ऐलान करते हैं कि शिक्षा। माननीय योगी जी जिस समय सांसद थे, वो शिक्षा मित्रों के बारे में बहुत कुछ कह के आए थे गोरखपुर, जब हम लोगों का धरना चल रहा था। राजनाथ सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले पिछले विधानसभा चुनाव में ये ऐलान किया था कि आज के बाद मैं संघर्ष करूंगा संविदा कर्मियों का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, तो ये हिंदुस्तान कैसे चलेगा? आखिर शिक्षा मित्र भरोसा किस पर करे? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले 4 साल में, जब से शिक्षा मित्रों का पढ़ाई से निरस्त हुआ है, तब से सरकार ने पिछले 4 साल में शिक्षा मित्रों के, यानी जो उन्होंने ऐलान किया था, जो वचन दिया था कि हम 3 महीने में समस्या का समाधान करेंगे, फिर 4 साल में उन्होंने इनकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। पहले हमारे साथ में प्रमोद बड़ी त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आखिर बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर? जी भैया, कहना यह है कि 4 साल से लगातार शिक्षा मित्र के बारे में प्रदेश सरकार एक शब्द तक आज तक नहीं बोली, जबकि हमारे शिक्षा मित्र समाज से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया और अल्प मानदेय में शिक्षा मित्र लगातार सरकार का हर कार्यों में साथ दे रही है, जबकि सरकार शिक्षा मित्र को एक संविदा कर्मी मानते हुए उन्हें नजरअंदाज कर रही है। अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था जिसमें सरकार का साथ बढ़ कर शिक्षा मित्र समाज ने अपने स्तर से किया और करने के बाद जब शिक्षा मित्र त्रिस्तरीय चुनाव समाप्त हुआ, इसका कोविड-19 के शिकार हुए, उसके बाद सरकार आज तक किसी प्रदेश सरकार से न प्रवक्ता, न उसके संगठन मंत्री, न ही उनके अध्यक्ष शिक्षा मित्र के बारे में एक शब्द तक नहीं बोले। क्या इस सरकार को हम न्यायाधीश सही माने या गलत? इसी के बारे में जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सरकार हम शिक्षा मित्रों के बारे में क्या करना चाहती है, क्या कर रही है? विक्रम जी। जी 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 साफ तौर पर एक बात तो साफ है कि जो पंचायत चुनाव है, ये सरकार की मंशा को तो पूरी करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव हुआ, जो उसके नतीजे आए, वो सरकार की मंशा को उन नतीजों ने विफल कर दिया। कि जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए, उसमें साफ तौर पर जो 22 में चुनाव बननी है, जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, उसमें एक तस्वीर तो साफ हुई कि पंचायत चुनाव और जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसने अपना जवाब दे दिया कि कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं थी उसको सही तरीके से ना कर पाने के कारण पंचायत चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल एक ही है कि जिस तरह से 50 लाख की मांग की गई थी उन मरने वाले शिक्षकों के परिवार के लिए आर्थिक मदद की, वो अभी तक पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? आखिर सबसे बड़ा सवाल, अभी तक किसी प्रकार के शिक्षा मित्र का सहयोग सरकार के स्तर से नहीं हो पाया है, जबकि बड़े भाई त्रिभुवन सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से शिक्षा मित्र का सूची तैयार करके सरकार के स्तर से कोर्ट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं त्रिभुवन सिंह, अनिल भाई और धर्मेंद्र पांडे जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो शिक्षा मित्र की आवाज लगातार उठा रहे हैं। विक्रम जी, मैं बता दूं आपको, श्री राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क से शिक्षा मित्र का उद्धार करने के लिए संकल्प किए, लेकिन अब तक उनके भी द्वारा शिक्षा मित्र का हित का कोई रास्ता हमको देखने को नहीं मिला है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप उन तक शिक्षा मित्र की समस्या को लेकर चले। भाई त्रिभुवन सिंह जी बीच में है, जो शिक्षा मित्र के बारे में बड़ी बेहतरीन तरीके से जानते हैं और समझते हैं। देखिए, एक चीज तो साफ है, अभी तक जब से आप लोगों का संघर्ष शुरू हुआ, जब से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और जब से आप लोगों का जो मानदेय था उसकी कटौती की गई प्रदेश सरकार द्वारा, उसकी बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार 12 महीने 1 साल तक आप लोगों ने धरना दिया, लेकिन कई संगठन शिक्षा मित्रों के रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए।
अभी जो राजू दास जी की आप बात कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने राजधानी में ही धरना दिया था और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र थे, सैकड़ों शिक्षा मित्र, हजारों शिक्षा मित्र ने उनका स्वागत किया था। तो क्या आप विश्वास जता सकते हैं कि ये शिक्षा मित्र जो नया संगठन है, ये आपकी नींव को मजबूत करेगा, आपको आपकी मांगों पूरी कराने में सहायक होगा? देखिए शिक्षा में अब तक तो सरकार से विश्वास में लेकर के लड़ाई लड़ रही। अभी मैं त्रिभुवन सिंह से जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। विक्रम जी, देखिए अनिल जी, सबको समय मिलेगा, लेकिन अभी त्रिभुवन सिंह जी से जवाब चाहिए। जी बताइए कश्यप जी। आपने सवाल नहीं सुना? नहीं कश्यप जी, आवाज बहुत कम आ रही थी इसलिए। अब आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए। देखिए त्रिभुवन जी, सैकड़ों संगठन शिक्षा मित्रों के बनाए गए जी। आखिर क्या लगता है जो नया संगठन बन के उभरा है राजू दास का, वो आपकी मांगों को पूरा कराने में सहायक होगा? और जो कोरोना काल में जिन शिक्षकों ने अपनी जान को गंवाई है, उनको आर्थिक मदद सरकार से दिलाने में कारगर होगा? देखिए कश्यप जी, जो संगठन नया बना है ठीक है, हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रयासरत है और सब अपना अपना काम, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है, कोरोना काल में जिन शिक्षा मित्रों ने पंचायत चुनाव के दौरान अपनी जान गंवाई है, ये बड़े कष्ट और खेद का विषय है कि राज्य निर्वाचन आयोग को सूची देने के बाद दो बार और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं विधायकों उत्तर कानपुर से विधायक जी के द्वारा लिखने के बाद भी कोई भी उस पर सकारात्मक पहल नहीं हुई है। और कानपुर से कौन सा विधायक ने लिखा था? ये हमारे यहाँ है सुरेंद्र मैथानी जी, आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी विधायक जी हैं। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग को भी हाल ही में कल और परसों में मैंने फिर एक लेटर लिखा है जिसमें 106 लोगों की सूची संलग्न करके भेजी है। सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने जो कंपनसेशन के लिए ऑर्डर जारी किया है उसमें मैक्सिमम 30 लाख और मिनिमम 7.5 लाख रुपए है, और उसी को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन करके कोविड-19 का शब्द उसमें जोड़ दिया है। जबकि विभिन्न शिक्षक संगठनों की, शिक्षा मित्र संगठनों की ये मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपए फौरी तौर पर उनके परिवारजनों को दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। चूंकि ये महामारी WHO द्वारा घोषित है और इस महामारी में यदि सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया था और उसमें जो घटना हुई है, जो साथी हमारे दिवंगत हुए हैं, उन सभी लोगों को, वो चाहे हमारे अध्यापक हो, हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हो, आंगनवाड़ी के लोग हो, रोजगार सेवक हो, अनुदेशक हो या कोई भी संविदा कर्मचारी हो, परमानेंट कर्मचारी हो, मैं सभी के लिए 50 लाख रुपए की मांग करता हूं और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ये मांग करता हूं आपके चैनल से। ठीक है, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? धर्मेंद्र पांडे जी। देखिए विक्रम जी, यहाँ पर एक बड़ा ही वाकू है। निर्वाचन, पंचायत निर्वाचन का जो पत्र आया उसमें उन्होंने चुनाव ट्रेनिंग के पूर्व, चुनाव के समय, चुनाव के पश्चात जो आवंटन हास्यपूर्ण चीज होता है जी, मॉब ट्रेनिंग में भी थी, ट्रेनिंग में भी थी, भीड़ चुनाव में भी थी। संक्रमण प्रशिक्षण से शुरू हुआ जी, से का अंतर था। अगर जो का जो वो है कि 3 से 4 के अंदर आदमी बात हो जाती है, जो प्रशिक्षण के बाद 1000 की व्यवस्था, 15 लाख बाकी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था, तो जो मृत्यु संक्रमण के साथ तो होना चाहिए। आदमी चुनाव के आया तब खत्म हुआ, प्रशिक्षण के बाद खत्म हुआ। मृत्यु 60% अधिक है और ये हम उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश सरकार, खास करके वर्तमान सरकार को, मैं निर्वाचन आयोग मानता हूँ,
दूसरी है विक्रम जी, सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के सामने आ रही है, हम जब चुनाव करा करके आए तो हमारी फैमिली भी संक्रमित हो रही है। अभी 5 घंटे की घटना है, धर्मेंद्र सिंह गाजियाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, खुद उनको बुखार था जब से चुनाव करके आए थे, आज एक्सपायर कर उनके पूरे परिवार, शिक्षकों के परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो नेता और नुमाइंदे हैं वो अपने अपने दड़बों में बैठ करके मत कर रहे हैं। हम एकदम एक सूत्री होगी कि चाहे चुनाव के दौरान शिक्षक से लेकर के और हमारे जो भी कर्मचारी मृत्यु हुए हैं उसके परिवार को तक में एक नौकरी तक नहीं दी जाएगी। अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम इसके लिए विधानसभा के सामने भी पर बैठने हैं। ठीक है अनिल विक्रम जी, आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मुद्दा साफ है आपका कि आखिर जिम्मेदार कौन जी, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन या निर्वाचन आयोग? देखिए इसके लिए साफ तौर पर प्रशासन और सरकार साफ तौर पर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, लेकिन कर्मचारियों की व्यवस्था करना, चुनाव सुदृढ़ रूप से हो, निष्पक्ष रूप से हो, कर्मचारियों को फायदा मिले, कर्मचारियों को कर्म संतुष्टि मिले, इसके लिए तो हमारे अधिकारी जिम्मेदार होते हैं ना। तो जब अधिकारियों को अच्छी तरीके से पता था, जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं कि कोविड से संक्रमित हैं, उनको भी चुनाव में लगा दिया गया। जो इस चीज का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, जो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया। सामने दिखाई दे रहा है कि इनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, इसके बावजूद भी चुनाव ड्यूटी पे जबरदस्ती भेजा गया, मौत के मुंह में ढकेला गया। मैं तो ये कहूंगा न सिर्फ चुनाव ड्यूटी पे भेजा गया बल्कि मौत के मुंह में जानबूझ करके ढकेला गया। तो इसका जिम्मेदार और कौन हो सकता है? मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के इसके राज्य, क्षमा कीजिएगा, सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि हमारी वही मांग है, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को, जो कर्मचारी हमारे शहीद हुए, मैं तो उनको शहीद का दर्जा दूंगा, क्योंकि जो इस समय शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना दम तोड़ा है, इस चुनाव के चक्कर में अपनी जान दी है, जान हथेली पे लेके जो लोग गए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उनको 50 लाख रुपए और उनके प्रत्येक हर एक के घर में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। दूसरी बात, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, सरकार को भी बताना चाहता हूँ, विक्रम जी, सरकार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, इस पंचायत चुनाव में शिक्षा मित्रों ने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है और विजय श्री की प्राप्ति की है। कम से कम 33% शिक्षा मित्र चुनाव जीते हैं, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो अथवा प्रधानी का चुनाव हो। इससे ये साबित होता है, जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों और मठाधीशों को परास्त किया है, उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि आज भी शिक्षा मित्र गांव में जनता के प्रिय बने हुए हैं, जनप्रिय बने हुए हैं। और ये निश्चित आगे आने वाले समय में हमारी ताकत का एहसास सारी पार्टियों को भी हो जाएगा और प्रशासन को भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। जी जी ठीक है, प्रमोद जी क्या कहना चाहते हैं? प्रमोद जी आवाज खोल लीजिए, प्रमोद जी अपनी। प्रमोद जी माइक खोल लीजिए, अपनी आवाज खोल लीजिए, म्यूट है।
सुन पा रहे हैं मुझे? तो म्यूट आवाज को खोलिए। त्रिभुवन जी आपके पास आते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? त्रिभुवन जी आपके पास आते हैं। प्रमोद जी सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं। तो बताएं आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार, सबसे प्रथम बात है कि सरकार को हर स्तर से संविदा कर्मियों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हर संविदा कर्मी के परिवार में जीविकोपार्जन हेतु किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और मृतक शिक्षा मित्र परिवार को 50 लाख रुपए के साथ साथ एक किसी को नौकरी देने के लिए उसको कोई न कोई योजना बनानी चाहिए जिससे भारत और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूती चलता रहे। क्योंकि हमेशा हर स्तर से सरकार के सारे कार्यों में हम सभी ने बढ़ चढ़ के कार्य किया है और हम सबका स्थिति ऐसा है कि शिक्षा मित्र की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रह गई है। ठीक है, ठीक है। त्रिभुवन जी आखिर ये बताएं, क्या शिक्षा मित्रों को मानदेय समय पर मिल पा रहा है? देखिए, बहुत कठिन सवाल आपने कर दिया है कश्यप जी। मानदेय 2-2, 3-3 महीने बीत जाते हैं जी, तब जाके कहीं मानदेय मिल पाता है, जबकि महानिदेशक जी का ऑर्डर है कि हर महीने की 10 से 15 तारीख के पहले पहले मानदेय मिल जाए। अपनी आवाज को बंद कर दें, प्रमोद जी अपनी आवाज को बंद कर दें। हाँ, लेकिन फिर भी मानदेय जो है समय से नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और मैं समझता हूं 6-7 महीने से ज्यादा यूपी सरकार के पास समय नहीं है और यूपी सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी संविदा कर्मचारी के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई है। जबकि विधानसभा की पिछले विधानसभा के इलेक्शन में माननीय गृह मंत्री जी इस समय राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में यदि हमारी सरकार आती है तो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के सभी के लिए ठोस पैकेज की घोषणा की जाएगी। ठोस पैकेज की घोषणा छोड़िए सर, किसी व्यक्ति की चिंता नहीं है, किसी व्यक्ति की। और आज तक इनकी नीति, इनका घोषणा पत्र आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों की संख्या है, 5 लाख से अधिक। कम से कम 8 लाख होगी संख्या मेरे हिसाब से। 1.5 लाख शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, रोजगार सेवक, प्रेरक, प्राइवेट में आप बिजली कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टाफ है, नर्सेस हैं। आखिर इनके लिए योगी सरकार कौन सा ठोस पैकेज लेके आ रही है ये बताने का कष्ट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों के लिए क्या किया है, कौन सी ठोस नीति बनाई है? ठीक है, तो जैसा कि हम साफ तौर पर आज बात कर रहे हैं, जो बड़ी समस्या है शिक्षा मित्रों की और पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे उन तमाम कर्मचारियों की जो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए और जो आज जिनको मौत आ गई सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही और निर्वाचन आयोग की बड़ी लापरवाही से। जहां पर हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, शिक्षा मित्र हैं, जिन्होंने बताया कि आखिर जो मानदेय को लेकर जो बड़ा सवाल था कि मानदेय समय से मिल पा रहा है या नहीं, तो उसमें उन्होंने बताया कि समय से नहीं मिल पा रहा है, 2 से 3 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी चीजें नहीं मिल पाती है। आखिर हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना इस महामारी के दौर में। सभी की जिंदगियां बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और आम जन त्राही कर रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो लगातार सड़कों पर काम कर रहे थे, जो पंचायत में ड्यूटी कर रहे थे और शिक्षकों पढ़ाने के लिए जा रहे थे इस कोरोना काल में, तो आखिर क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक एक लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले अनिल विक्रम जी, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके
उनके साथ अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उनको पूरी फैसिलिटी देती है, मुआवजा देती है, घर परिवार के एक लोग को नौकरी देती है और जो काम वो करते हैं वही संविदा कर्मी करते हैं। काम एक ही है, लेकिन संविदा कर्मी की मौत होने पर न तो उसको कोई मुआवजा मिल पाता है, आय का स्रोत भी खत्म हो जाता है और उसके परिवार को किसी को नौकरी भी नहीं मिलती। तो मैं सरकार से जरूर ये आग्रह करना चाहूंगा कि संविदा कर्मियों के लिए ऐसी कोई ठोस नीति बनाई जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके, ये निश्चित हो सके, निश्चिंत होकर के अपना काम व्यक्तिगत रूप से कर सके। दूसरी बात, जैसा आपने अभी प्रश्न किया था कि इसके बारे में क्या करना, तो मैं दोबारा फिर यही मांग करता हूं कि कोरोना काल में, जो कि पहले भी बात हो चुकी है, कोरोना काल में सभी लोगों को 50 लाख रुपए और उनके घर परिवार को नौकरी, और यही लगभग यही चीजें मैं संविदा कर्मियों के लिए सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार संविदा कर्मियों के लिए एक कोई ठोस निर्णायक एक ऐसी योजना लाए जिससे उनका सुरक्षित और संरक्षित हो सके। और वो हमारे साथ समाज सेवी राज शर्मा जो हैं, राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विक्रम जी। राज जी देखिए, आज का मुद्दा है जो पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी कर रहे हैं शिक्षा मित्र थे, कहीं ना कहीं उनकी मौत कोविड के कारण हो गई, तो जिम्मेदार कौन है, सरकार या निर्वाचन आयोग? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो निर्वाचन आयोग यानी जिसके अधीन वो लोग वर्क करते हैं उनको उनके बारे में सोचना चाहिए, और सरकार तो सबके बारे में सोचेगी और सोचना चाहिए, बट अभी फिलहाल तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी पंचायत चुनाव में, आपके भाई भी चुनाव लड़े थे, किस तरह की धांधली हुई? एक्चुअली हुआ क्या, वही चीज जो हर सरकार में होती है। मेरा छोटा भाई है, उसने प्रधानी का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़ा और जीत भी गया 5 वोटों से। कहाँ से लड़ा? ये सुल्तानपुर एक जिला है, वहाँ पे खानपुर पिलाई गांव में। जी। एक्चुअली हमारे मामा जी भी बहुत हाँ विक्रम जी, हमारी आवाज आ रही है? हमारे मामा जी भी बहुत सालों से उसमें मतलब प्रधान रह चुके थे। एक्चुअली उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो हमारा छोटा भाई वहां से मतलब इलेक्शन लड़ा इस बार, और बहुत अच्छे मतलब टक्कर अच्छी हुई थी, 5 वोटों से वो जीत भी गए थे, बट